द बहुजन लेंस पर आप सभी का स्वागत है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हमारे पास महाराष्ट्र के जटिल सामाजिक इतिहास पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये दस्तावेज खास तौर पर उन सामाजिक सुधारों और ब्राह्मण विरोधी आंदोलनों के दौर पर फोकस करता है जिसने डॉक्टर अंबेडकर जैसे व्यक्तित्वों के लिए, आप कह सकती हैं, एक तरह से जमीन तैयार की। बिल्कुल। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम समझे कि वो कौन सी जमीन थी, मतलब उसका भूगोल, इतिहास, वहाँ की सामाजिक गतिशीलता, जहाँ से अंबेडकर जैसा लीडर उभर कर आया। ये सिर्फ उनकी अपनी प्रतिभा की बात नहीं थी, वो जो माहौल था, वो संदर्भ, वो बहुत महत्वपूर्ण था। तो हम इस दस्तावेज के जरिए 19वीं और शुरुआती 20वीं सदी के महाराष्ट्र के समाज की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। संरचना कैसी थी, ब्रिटिश राज का क्या असर पड़ा, शुरुआती सुधार आंदोलन कौन से थे, और फिर ज्योतिराव फुले जैसे लोगों के नेतृत्व में जो ब्राह्मण विरोधी आंदोलन की एक शक्तिशाली धारा उठी, उसको भी समझेंगे। लक्ष्य यही है कि इस खास क्षेत्रीय पृष्ठभूमि को समझा जाए जैसा इस दस्तावेज में बताया गया है। तो महाराष्ट्र मतलब वो इलाका जहां मुख्य रूप से मराठी बोली जाती है। ये दस्तावेज शुरू में ही उत्तर भारत की जजमानी व्यवस्था से एक बड़ा फर्क बताता है। क्या आप थोड़ा समझा सकते हैं कि ये बलूतेदारी व्यवस्था क्या थी जो इस दस्तावेज में बताई गई है? हाँ, जरूर। जैसा दस्तावेज बताता है, देखिए, उत्तर भारत में जजमानी में क्या होता था कि जो सेवा देने वाली जातियां थीं, वो अक्सर किसी एक खास जजमान परिवार या कुछ परिवारों से जुड़ी होती थीं, पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन महाराष्ट्र में चीजें थोड़ी अलग थीं। यहाँ 12 बलोतेदार का सिस्टम था, मतलब करीब 12 सेवा जातियां होती थीं। हालांकि ये नंबर और कौन कौन सी जातियां शामिल हैं, ये थोड़ा इलाके के हिसाब से बदल भी सकता था। ये जातियां किसी एक परिवार के लिए काम नहीं करती थी, बल्कि पूरे गांव की, मतलब पूरे समुदाय की सेवा करती थी, पीढ़ी दर पीढ़ी। और इस सिस्टम में दो लोग बहुत अहम थे। एक तो पाटिल, जो गांव का मुखिया होता था और जैसा दस्तावेज कहता है आमतौर पर मराठा समुदाय से होता था। और दूसरा था कुलकर्णी, वो गांव का लेखाकार, मतलब मुनीम जैसा काम करता था, और वो हमेशा ब्राह्मण ही होता था। अच्छा। और फिर इनके नीचे अलग अलग कारीगर थे, जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, और सेवा देने वाले भी, जैसे नाई, धोबी, और हाँ, महत्वपूर्ण रूप से महार, मांग, चमार जैसी अछूत मानी जाने वाली जातियां भी थी। हर किसी की गांव में अपनी एक तय भूमिका थी, अपनी जिम्मेदारी थी। दस्तावेज जोर देता है कि यह बलूतेदारी सिस्टम अंग्रेजों के आने से पहले, या तक कि शिवाजी के टाइम में भी, गांव के समाज का आधार था। और शिवाजी का जिक्र भी चीजों को थोड़ा और पेचीदा बनाता है ना? दस्तावेज में ये बात है कि वो खुद मराठा पाटिल पृष्ठभूमि से थे, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ ब्राह्मणों की मदद से क्षत्रिय होने का दावा किया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उस जमाने में सामाजिक हैसियत कितनी तरल थी, मतलब बदल सकती थी, और उस पर हमेशा विवाद भी रहता था। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात जो दस्तावेज बताता है वो ये कि शिवाजी के बाद जब पेशवाओं ने, जो चित्पावन ब्राह्मण थे, सत्ता पर कब्जा कर लिया, तो इससे मराठों में, जो खुद को असली शासक मानते थे, एक बहुत गहरा और लंबे समय तक चलने वाला असंतोष पैदा हो गया। और यहीं से महाराष्ट्र के इतिहास में वो एक अहम ब्राह्मण बनाम गैर ब्राह्मण, जिसमें मराठा मुख्य थे, वाला तनाव शुरू होता है, जो आगे के आंदोलनों के लिए एक बड़ी पृष्ठभूमि बना। फिर आते हैं अंग्रेज। दस्तावेज कहता है कि उनके आने का असर काफी विरोधाभासी था। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ तो अंग्रेजी राज ने कम से कम कागज पर कानून के सामने बराबरी जैसे विचार लाए। इससे सैद्धांतिक तौर पर तो लगा कि जाति व्यवस्था कमजोर होगी। लेकिन हुआ क्या, जैसा दस्तावेज असलियत दिखाता है, कि ब्राह्मणों ने, क्योंकि वो पारंपरिक रूप से पढ़े लिखे थे, साक्षरता उनमें ज्यादा थी, तो उन्होंने जो नया औपनिवेशिक प्रशासन बना, जो अदालतें बनी, और जो नए पेशे उभरे, जैसे वकालत, पत्रकारिता, इन सब पर बहुत तेजी से अपना दबदबा बना लिया। अच्छा। दस्तावेज में आंकड़े भी दिए हैं जो ये दिखाते हैं। जैसे एक जगह बताया है कि 1886-87 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जितनी सरकारी नौकरियां हिंदुओं के पास थीं, उनमें ब्राह्मणों का प्रतिशत उनकी आबादी के अनुपात से कहीं ज्यादा था। या फिर 1887 में 104 सबऑर्डिनेट जजों में से 70 ब्राह्मण थे। तो ये जो दबदबा था, ये गैर ब्राह्मणों में, खास तौर पर निचली जातियों में नाराजगी का एक बड़ा कारण बना।
दस्तावेज साफ बताता है कि अंग्रेजों के स्कूल वैसे तो सबके लिए खुले थे, लेकिन समाज में पूर्वाग्रह इतने गहरे थे कि ऊंची जातियों के लोग और माँ बाप अक्सर अछूत बच्चों के दाखिले का जबरदस्त विरोध करते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि अगर किसी अछूत बच्चे को स्कूल में घुसने भी दिया गया तो उसे क्लास के अंदर नहीं बैठने देते थे, बाहर बरामदे में बैठना पड़ता था या बिल्कुल अलग। दस्तावेज ये भी बताता है कि सरकार ने अछूतों के लिए कुछ अलग स्कूल खोले जरूर, पर वो बहुत कम थे और उनमें बच्चे भी बहुत कम आते थे। 1882 में पूरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ऐसे सिर्फ 16 स्कूल थे और उनमें कुल मिलाकर बस 564 बच्चे पढ़ते थे। नतीजा ये हुआ कि अछूतों में साक्षरता दर बहुत ही कम रही। 1911 तक सिर्फ 0.5% अछूत पढ़ लिख पाते थे। सोचिए, सिर्फ आधा प्रतिशत। जी। लेकिन हाँ, इसी दौर में एक और चीज हुई। ब्रिटिश शिक्षा और खासकर जो ईसाई मिशनरी काम कर रहे थे, उन्होंने जाति व्यवस्था की एक बाहरी और कई बार तीखी आलोचना भी पेश की। उन्होंने बराबरी वाले विचारों का प्रचार किया। इससे उन लोगों को एक बौद्धिक आधार मिला जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठाना चाहते थे या उससे नाखुश थे। हाँ, यहीं आकर चीजें वाकई में उलझ जाती हैं। एक तरफ नई व्यवस्था में ब्राह्मणों का बढ़ता दबदबा, दूसरी तरफ पश्चिम से आ रहे बराबरी के विचार। ये दस्तावेज के मुताबिक टकराव के लिए एक जमीन तैयार हो रही थी। और इसी टकराव और सोच विचार से दो तरह की धाराएं निकली, जैसा दस्तावेज बताता है। पहली थी ऊंची जातियों की, खासकर ब्राह्मणों के नेतृत्व वाले सामाजिक सुधार आंदोलनों की, जैसे प्रार्थना समाज था जिसके बड़े नेता एम.जी. रानाडे जैसे लोग थे, और आर्य समाज जिसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया। इन आंदोलनों ने पश्चिमी विचारों और आलोचनाओं से एक तरह का संवाद करने की कोशिश की। उन्होंने एक ईश्वरवाद की बात की, मूर्ति पूजा पर सवाल उठाए और जाति या ब्राह्मणों के दबदबे के कुछ पहलुओं की आलोचना भी की। उनका मकसद था हिंदू धर्म को अंदर से सुधारना। लेकिन दस्तावेज ये भी साफ करता है कि इन सुधारों की अपनी सीमाएं थीं। जैसे ये लिखा है कि रानाडे पश्चिमी उदारवादी विचारकों की तारीफ तो करते थे, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में या समाज में जाति के नियमों को तोड़ने से बचते थे। और स्वामी दयानंद जाति को खत्म करने की बजाय वैदिक काल की कथित योग्यता वाली वर्ण व्यवस्था को वापस लाना चाहते थे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दस्तावेज इसी दोहरेपन को दिखाता है। इन सुधारकों का मुख्य मकसद अक्सर ये था कि पश्चिम से जो आलोचना आ रही है उसके सामने हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था को सुधारा जाए, उसे तर्कसंगत बनाया जाए या उसका बचाव किया जाए। उनका मकसद इस सदियों पुराने ऊंच नीच के ढांचे को पूरी तरह गिराना नहीं था। वो बहुत संभल कर चलते थे, अक्सर परंपरा की दुहाई देते थे या मौजूदा सामाजिक ढांचे के अंदर ही अपने सुधारों के लिए मान्यता खोजते थे। दस्तावेज इशारा करता है कि यह सावधानी शायद कुछ हद तक उनके अपने ऊंचे वर्ग के हितों से भी जुड़ी हो और शायद समाज को किसी बिल्कुल अलग, ज्यादा बराबरी वाले आधार पर फिर से बनाने की कल्पना करने में उनकी असमर्थता या अनिच्छा भी रही हो। वो सिस्टम में सुधार चाहते थे, उसे खत्म करना नहीं। तो ये तो स्वाभाविक लगता है कि इस तरह के सीमित सुधार निचली जातियों, खासकर अछूतों की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाए होंगे। नहीं, बुनियादी तौर पे तो बिल्कुल नहीं। दस्तावेज के अनुसार उनकी ज़रूरतें, उनका गुस्सा और उनकी आज़ादी की चाहत को जो ज़्यादा ताकतवर और सीधी आवाज़ मिली, वो ब्राह्मण विरोधी आंदोलन से आई, जिसके सबसे बड़े नेता और संगठक ज्योतिराव फूले थे। फुले का नाम आते ही इस पूरी बहस में जैसे एक नया मोड़ आ जाता है। दस्तावेज उनके बारे में कई खास बातें बताता है। वो माली, जो शुद्ध मानी जाती थी, ईसाई मिशनरियों से पढ़े थे और बराबरी और आज़ादी के अमेरिकी विचारों से, खासकर थॉमस पेन जैसे क्रांतिकारी विचारकों से बहुत प्रभावित थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, जैसा दस्तावेज में लिखा है, कि उन्होंने भारत की निचली जातियों की हालत की तुलना अमेरिका के गुलाम काले लोगों से की। ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी और जबरदस्त तुलना रही होगी। हाँ, उनकी सबसे मशहूर किताब गुलामगिरी, जो 1873 में छपी, वो इसी तुलना पर आधारित है। दस्तावेज इस बात पर जोर देता है कि फूले ने किताब अमेरिका के उन लोगों को समर्पित की जिन्होंने नीग्रो लोगों की गुलामी खत्म करने के लिए संघर्ष किया था, और उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके अपने देश के लोग, मतलब ऊंची जातियों के लोग, भी इसी मिसाल को देखकर अपने शूद्र भाइयों को ब्राह्मणवादी गुलामी से आज़ाद कराने के लिए आगे आएंगे। ये एक असाधारण बात थी उस समय। फूले ने टॉमस पेल जैसे पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष और तर्कवादी विचारकों के तर्कों का इस्तेमाल ब्राह्मणों की धार्मिक और सामाजिक सत्ता की आलोचना करने के लिए किया, ठीक वैसे ही जैसे पेन ने यूरोप में कैथोलिक चर्च और पादरियों की सत्ता की आलोचना की थी। वो ईसा मसीह को भी गरीबों और सताए हुए लोगों के मसीहा के तौर पर देखते थे, सिर्फ एक धार्मिक हस्ती के तौर पर नहीं।
एक और बहुत महत्वपूर्ण वैचारिक रणनीति जिसका दस्तावेज जिक्र करता है वो थी फूले का उस समय प्रचलित आर्य आक्रमण सिद्धांत को पूरी तरह उलट देना। जहां ऊंची जातियां खुद को श्रेष्ठ आर्य मानती थीं, फूले ने तर्क दिया कि शूद्र और अतिशूद्र अछूत ही भारत के असली श्रेष्ठ निवासी थे, जिन्हें बाहर से आए ब्राह्मण आक्रमणकारियों ने धोखे और ताकत से गुलाम बना लिया। उन्होंने राजा बलि जैसे पौराणिक किरदारों को इसी असली गैर आर्य या शूद्र संस्कृति के नायक के रूप में पेश किया। और उन्होंने सिर्फ लिखा ही नहीं बल्कि जमीन पर काम भी किया। दस्तावेज बताता है कि उन्होंने लड़कियों और निचली जातियों के लिए स्कूल खोले, ब्राह्मणों और उनकी पौराणिक कथाओं पर तीखे सवाल उठाने वाले पर्चे और नाटक लिखे, और सबसे अहम 1973 में सत्य शोधक समाज यानी सच की खोज करने वाला समाज बनाया। इस संगठन का मुख्य मकसद क्या था, जैसा दस्तावेज में बताया गया है? सत्यशोधक समाज फंद लक्ष्य, जैसे दस्तावेज साफ करता है, बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी था। शूद्रों से लेकर अतिशूद्रों यानी अछूतों तक, मतलब सभी गैर ब्राह्मण समुदायों को ब्राह्मणों के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दबदबे के खिलाफ एकजुट करना। फुले ने राजा बलि और शिवाजी महाराज, जिन्हें उन्होंने सिर्फ मराठा नहीं बल्कि सभी निचली जातियों का रक्षक और हीरो बताया, जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल करके एक साझा गैर ब्राह्मण पहचान बनाने की कोशिश की। दस्तावेज ये भी बताता है कि फुले और सत्यशोधक समाज ऊंची जातियों के सुधारकों और शुरुआती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुत शक की नजर से देखते थे। उन्हें लगता था भी ये संगठन असल में पढ़े लिखे शहरी ब्राह्मणों और दूसरी ऊंची जातियों के फायदे के लिए काम कर रहे हैं, और निचली जातियों की असली आज़ादी में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है या वो उसके खिलाफ भी हैं। फुले का तर्क था कि एक सच्चा राष्ट्र तब तक बन ही नहीं सकता जब तक समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े शूद्र, अतिशूद्र और दूसरे हाशिए के लोगों को पढ़ाया लिखाया, ताकतवर और एकजुट न किया जाए। राष्ट्र बनाने के लिए सामाजिक न्याय पहली शर्त थी। लेकिन दस्तावेज में एक अहम मोड़ का भी जिक्र है कि सत्य शोधक समाज बनने के कुछ समय बाद धीरे धीरे मराठा बहुल होता गया। ये कैसे हुआ और इसका क्या नतीजा निकला? हाँ, ये दस्तावेज में उजागर किया गया एक जरूरी और थोड़ा जटिल नतीजा है। देखिए, शिवाजी महाराज को एक बड़े गैर ब्राह्मण हीरो के तौर पर पेश करने और खेती किसानी के मुद्दों, जो ज्यादातर मराठा किसानों से जुड़े थे, पर जोर देने की वजह से मराठा समुदाय बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ा। धीरे धीरे, जैसा दस्तावेज इशारा करता है, आंदोलन का जोर कुछ हद तक ब्राह्मणवाद की एक व्यवस्था के तौर पर आलोचना करने से हटकर एक जाति समूह के तौर पर ब्राह्मणों का विरोध करने पर ज्यादा चला गया। और इसके साथ ही हम संस्कृतिकरण वाली वो प्रवृत्ति भी देखते हैं जिसका जिक्र समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने किया है। अच्छा, संस्कृतिकरण। हाँ, मतलब कि कुछ बीच की या निचली जातियां, खासकर ताकतवर मराठा समुदाय के कुछ हिस्से, खुद को ब्राह्मणवादी ऊंच नीच के ढांचे में ऊंची हैसियत जैसे क्षत्रिय का दावा करके ऊपर उठाने की कोशिश करने लगे। वो व्यवस्था को पूरी तरह नकारने के बजाय उसके अंदर अपनी हैसियत सुधारना चाहते थे। इससे हुआ ये कि शूद्रों और अछूतों के बीच की खाई और बढ़ गई, और फूले ने जो एक बड़ी निचली जातियों की एकता का सपना देखा था, वो कुछ हद तक टूट गया। और फिर 1930s के दशक आते आते सत्यशोधक आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस पार्टी में मिल गया, जैसा दस्तावेज कहता है। ये क्या दिखाता है? क्या ये दिखाता है कि सामाजिक बदलाव के बड़े लक्ष्यों पर राजनीतिक फायदा हावी हो गया? ये निश्चित रूप से उस समय की जटिल राजनीतिक सच्चाइयों को दिखाता है। जैसे जैसे वोट देने का अधिकार धीरे धीरे बढ़ा और प्रांतीय स्तर पर राजनीतिक ताकत अहम होती गई, तो मौजूदा राजनीतिक ढांचों, खासकर उभरती हुई कांग्रेस पार्टी के अंदर असर और पद हासिल करना कई गैर ब्राह्मण नेताओं को ज्यादा फायदेमंद लगने लगा। सत्यशोधक आंदोलन का ये रास्ता उस बड़ी चुनौती को भी दिखाता है जिसका सामना बाद में डॉक्टर अंबेडकर को करना पड़ा। अलग अलग अंदरूनी तौर पर बटे हुए और अक्सर एक दूसरे से मुकाबला करने वाले निचली जाति के समूहों को एक मंच पर लाना, खासकर शूद्रों जैसे मराठा जिनकी अपनी सामाजिक महत्वाकांक्षाएं थीं, और अछूतों जिनकी मांगें कहीं ज्यादा बुनियादी और क्रांतिकारी थीं, के बीच की गहरी खाई को भरना। ये दिखाता है कि व्यवस्था के अंदर एडजस्टमेंट करने की चाहत अक्सर क्रांतिकारी बदलाव की इच्छा पर भारी पड़ जाती है। तो इस सारे विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? महाराष्ट्र के अतीत में ये जो हमने गहरी नज़र डाली इस दस्तावेज के जरिए, वो साफ दिखाता है कि डॉक्टर अंबेडकर का उदय किसी खाली जगह पर नहीं हुआ था। वो एक ऐसे इलाके से आए जो पहले से ही खास ऐतिहासिक तनावों जैसे ब्राह्मण मराठा संघर्ष, उपनिवेशवाद की जटिल और विरोधाभासी ताकत,
पश्चिमी विचारों के गहरे असर और सबसे जरूरी ज्योतिराव फुले जैसे लोगों की एक जबरदस्त विरासत से जूझ रहा था, जिन्होंने पहले ही गैर ब्राह्मणों को इकट्ठा करने और ब्राह्मणवादी दबदबे को चुनौती देने का अहम काम शुरू कर दिया था। बिल्कुल। नई सरकारी, शैक्षिक और पेशेवर व्यवस्थाओं में ब्राह्मणों का शुरुआती दबदबा, ऊंची जाति के सुधार आंदोलनों की अपनी सीमाएं और बलूतेदारी जैसी खास सामाजिक आर्थिक व्यवस्था ने महाराष्ट्र में एक अनोखा माहौल बनाया। फूले के सत्यशोधक समाज ने बेशक एक अहम नींव रखी, अंबेडकर के लिए जमीन तैयार की, लेकिन साथ ही उसने ये भी दिखा दिया कि गहरी जड़ें जमा चुकी जाति व्यवस्था के खिलाफ एक लगातार चलने वाला और एकजुट निचली जातियों का आंदोलन खड़ा करना कितना मुश्किल है, खासकर तब जब संस्कृतिकरण जैसी प्रवृत्तियां और अलग-अलग समूहों के अपने अपने हित भी काम कर रहे हों। ये दस्तावेज एक ऐसे समाज की तस्वीर सामने रखता है जो परंपरा और आधुनिकता, गहरी असमानता और उभरती हुई राजनीतिक शक्ति के सवालों से बहुत ही खास और जटिल तरीकों से निपट रहा था। बाद के आंदोलनों, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में दलित आंदोलन की रणनीतियों, चुनौतियों और कामयाबियों को समझने के लिए महाराष्ट्र के इस खास संदर्भ को समझना, जैसा इस दस्तावेज में पेश किया गया है, बहुत ही जरूरी है। यह जो बात मुझे खास तौर पे दिलचस्प लगती है वो ये है कि कैसे ये क्षेत्रीय खासियतें, मतलब महाराष्ट्र की अनोखी जाति व्यवस्था, बलूतेदारी, ऐतिहासिक संघर्ष, पेशवा मराठा और जिस खास तरीके से अंग्रेजी राज और पश्चिमी विचारों ने वहाँ के सामाजिक ताने बाने पर असर डाला, इन सब ने मिलकर एक ऐसे खास और ताकतवर जाति विरोधी सोच और आंदोलन के उभरने का माहौल बनाया, जो शायद भारत के दूसरे हिस्सों में चल रहे जाति विरोधी आंदोलनों और विचारों से कुछ अहम मायनों में अलग और ज्यादा रेडिकल था। हमारे श्रोता के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं जो इसी दस्तावेज से निकलता है। दस्तावेज में जिक्र है कि ज्योतिराव फूले ने 1870 के दशक में ही भारत के निचली जातियों, खासकर शूद्रों और अति शूद्रों और अमेरिका में गुलामी से आज़ाद हुए काले लोगों के हालात में सीधी समानताएं देखी थीं। गुलामगिरी का समर्पण याद करें। इस पर सोचना दिलचस्प है कि दुनिया भर में अलग अलग सताए हुए और हाशिए पर पड़े समूहों ने इतिहास में कैसे एक दूसरे के संघर्षों में प्रेरणा, समानताएं या एकजुटता के धागे खोजे हैं। ये वैश्विक नजरिया आज इन ऐतिहासिक और मौजूदा सामाजिक न्याय के आंदोलनों के बारे में हमारी समझ को कैसे एक नया आकार दे सकता है।